हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आयाम। लास्ट टाइम हम कायरल सेंटर्स की बात कर रहे थे। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, तो चलो आज उसे सॉल्व करते हैं और फिर आइसोमेरिज्म के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना था कि कायरल सेंटर्स देखने थे कि कितने इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने कायरल सेंटर हैं। अब हमने बात करी थी कायरल सेंटर के लिए 2 कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, एंड सेकंड क्या होना चाहिए, उसके चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। कोई भी ऐसा न्यूक्लियाई जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो क्या होगा, वो कायरल सेंटर होगा। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है कि कितने इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कायरल कार्बन है। तो चलो, और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि क्या करना है, आपको हर एक कार्बन को चेक करना है, कुछ छूटे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कायरल सेंटर आंखों के सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो हर एक कार्बन को अपन देखेंगे। तो अगर इसको देखो तो क्या है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन दोनों हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप, तो कायरल सेंटर नहीं है। ये वाला भी सेम कंडीशन में कायरल नहीं है। ये वाला देखो, दोनों हाइड्रोजन आ गए, कायरल नहीं है। इस वाले को देखो, क्या होगा यहाँ पे, ये 2 ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है। एक पे ब्रोमीन है, फोर्थ कौन है, हाइड्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर ये है। और जब भी कोई कायरल सेंटर होता है उसको स्टार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर बचा ये वाला, तो क्या है, एक तरफ ब्रोमीन, इसके डैश पे हाइड्रोजन, इस तरफ कार्बन स्पीसी और यहाँ पे कार्बन जो कि ब्रोमीन लिए हुए हैं, तो ये भी क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। तो इसमें कितने कायरल सेंटर बोल दो या कायरल कार्बन बोल दो, कितने निकल के आए स्ट्रक्चर में, 2। आपको इसी तरीके से हर एक सेंटर को चेक करते हुए चलना है। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो ये सेम ग्रुप है, तो कायरल नहीं है। इस वाले को देखो तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन और डैश पे कौन है, हाइड्रोजन, तो ये एक कायरल सेंटर हमें क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट सेंटर कौन सा है, ये वाला देखो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ बल्कि ग्रुप है, और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों, सेम ग्रुप्स आ गए। इसमें देखो, यहाँ पे इस सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे मिथाइल, मतलब ग्रुप ही डिफरेंट है, तो एक कायरल सेंटर ये रहा। नेक्स्ट कार्बन ये वाला देखो, तो इसके ऊपर यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आ गए, 2 सेम ग्रुप आ गए, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है केवल, मिथाइल ग्रुप के पास क्या होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। फिर कौन सा बच गया, ये वाला बच गया। इसको देखो, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड ग्रुप और यहाँ पे कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, फ्लोरो और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, तो चारों डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर। और क्या बचा, ये वाला ग्रुप बचा, इसमें तो तीनों हाइड्रोजन है। क्या कोई और ग्रुप इसमें बच गया, नहीं, तो इसमें कितने कायरल सेंटर चले गए बेटा, 3 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बोल दूं या कायरल कार्बन बोल दूं, क्योंकि सारे न्यूक्लियाई कार्बन ही है, तो कायरल कार्बन। इस मॉलिक्यूल में 3 हो गए। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, हमें क्या करना है, एक एक न्यूक्लियाई को चेक करना है। अब जहाँ पे तुम्हें मिथाइल दिखता है उसको चेक करोगे, क्या पता चल रहा है ना साफ साफ के तीनों हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल सेंटर नहीं है। नेक्स्ट वाला ग्रुप देखो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप, यहाँ पे NH3 और फोर्थ वन कौन सा है, हाइड्रोजन, तो ये कायरल सेंटर की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर इसके नेक्स्ट पे चलो, इस वाले सेंटर की बात करो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल के पास में तुरंत ब्रांच आ गई, यहाँ पे NH3 और फोर्थ कौन सा है इसका, हाइड्रोजन, इसका मतलब इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। इसमें नेक्स्ट चलो, ये वाला ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल और फोर्थ कौन सा है, हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल सेंटर तो है। ऐसे एक एक न्यूक्लियाई चेक करना होता है। इसको देखो तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, फोर्थ कौन सा आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी क्या है बेटा, कायरल कार्बन है। नेक्स्ट कौन सा न्यूक्लियाई, इस वाले को देखो, यहाँ पे ब्रांच पे मिथाइल आ रहा है, वहाँ पे कोई ब्रांच पे बल्कि ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है, फोर्थ कौन सा, हाइड्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट, तो क्या होगा, कायरल सेंटर होगा ये लो, ये भी हमारा कायरल कार्बन हो गया। इसका नेक्स्ट ये वाला ग्रुप,
इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, इस तरफ कोई ब्रांच ही नहीं है, इस तरफ डबल बॉन्ड है ब्रांच में, तीनों ग्रुप डिफरेंट, फोर्थ हाइड्रोजन। तो इस न्यूक्लियाई के भी चारों के चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर इसकी बात करो तो दो दो हाइड्रोजन आ गए सेम सेम, तो ये नहीं है। इस तरीके से हर एक न्यूक्लियाई को ना चलना पड़ता है देखते देखते। अब इस वाला ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो इसकी इन दोनों की हम बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इस एटम की बात करें तो दो दो हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियाई कायरल कार्बन नहीं है ये। इसका नेक्स्ट कार्बन है ये, इसको देखो, एक तरफ फ्लोरीन, एक तरफ NH3, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ कोई बल्कि ग्रुप, तो ये कायरल कार्बन है। और ये मिथाइल ग्रुप, क्या मिथाइल ग्रुप कायरल कार्बन होता है क्या, नहीं होता, तो ये वैसे भी नहीं है। फिर कौन से बच गए, ये दो बच गए। यहाँ पे देखो इस सेंटर को, यहाँ पे रिंग आ रखी है, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप है, ब्रोमीन है और फोर्थ कौन सा, हाइड्रोजन। चारों ग्रुप डिफरेंट, तो ये क्या है बेटा, कायरल कार्बन है। इसको देखो, अब ये भले ही देखने में लग रहा होगा कायरल कार्बन जैसा, लेकिन हमें पता है इसके पास कौन है, दो दो हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप आ गए तो कायरल कार्बन नहीं है। तो इसमें कितने कायरल सेंटर आ गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है बेटा, 8 कायरल सेंटर। आपको ये चीज़ समझ में आई, पीछे वालों में ये निकाल ही लिया था अपन ने, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 कायरल सेंटर। ये आपको होमवर्क के लिए मिला था। अब चलो आज की क्लास में एंटर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलीन्स। अब देखो यहाँ से क्या होता है ना कि एलीन्स के अंदर ही अपन इसके जैसे 2 ग्रुप्स और पढ़ेंगे, एलीन्स, स्पाइरल और बाइफिनाइल ग्रुप्स। ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, एलीन्स, स्पाइरल और बाइफिनाइल ग्रुप। इन तीनों में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो अगर एग्जामिनर को पूछना है कि कोई भी कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, एग्जाम्पल्स आपको इनके तो देगा ही। जैसे मान लो अपन ने डबल बॉन्ड के अंदर देखा था जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑप्टिकल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि उसमें किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना होनी चाहिए, बोले तो वो एक दूसरे के क्या नहीं होने चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, तब वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। या फिर उसमें किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री, भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स तो नहीं मांग रहा था। जबकि ज्योमेट्रिकल में हमने क्या पढ़ा था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और ये जो दोनों ग्रुप है एक न्यूक्लियाई के, वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये वाली चीज़ हमने बात करी थी। अब वो क्या करता है ना, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन दे देता है। हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल एक्टिव है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, या फिर ये पूछ ले कि कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। लेकिन अब कंपाउंड्स कौन से देगा वो अपनी मर्जी से, लाइक वो सबसे अच्छा, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो कहाँ से देगा, एलिन का दे देगा, स्पाइरल कंपाउंड्स का दे देगा, या फिर बाइफिनाइल्स का दे देगा, ठीक है, या फिर जो अपन ने नॉर्मल रिंग में पढ़े थे वो भी दे देगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन कंपाउंड्स के बारे में जानने वाले हैं कि कंपाउंड कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे इनकी ज्योमेट्री होती है, इनके ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। उसके बाद हम देखें किस तरीके से ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो ये जो पोर्शन आता है ना, ये आपके मिले जुले क्वेश्चंस लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में एंटर कर रहे हैं और आपको लिटरली बहुत मज़ा आएगा। बस आपको एक इमेजिनेशन आनी चाहिए, जो कि मैं आपको क्लास में चलते चलते करवाऊंगी अपने साथ में। आपको जस्ट मैं बोलूँ, आपको वैसे ही एज्यूम करना है कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। एलीन्स, तो अलीन्स जो होते हैं ना, वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है। मिनिमम 2 तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसके अलावा एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, sp हाइब्रिडाइज्ड हो। तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एलीन्स बोलते हैं। तो चलो लिख लेते हैं इसके बारे में। अ मॉलिक्यूल हैविंग एट लीस्ट 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and a carbon should be
sp हाइब्रिडाइज्ड आर कॉल्ड एलिन्स। ठीक है, अभी देखने में कैसे लगते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं एलिन्स का। तो जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे कम से कम 2 कंटिन्यू क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कंपाउंड। आगे तक चेन चल सकती है बट एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए, ये तो हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। सेकेंडली हमें क्या चाहिए कि कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता हो, sp हाइब्रिडाइजेशन रखता हो। ठीक है, तो अगर अपन इस कंपाउंड इस कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 1 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, sp2। कैसे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और इस बॉन्ड में 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाती है 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। तो ये वाला बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन देखो तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, n की वैल्यू 2, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। अगर उस थर्ड वाले कार्बन की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, n की वैल्यू 3 होने पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कम से कम इसने क्या किया, हमारे पास एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, sp हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। एलिन्स के ऊपर भी आ जाता है एक आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन के, अगर कोई एलिन प्रेजेंट है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, तो एलिन में हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकते हैं, क्या क्या, sp2 और sp हो सकता है। ठीक है, और कम से कम 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलो इसका ऑर्बिटल व्यू देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा एक चीज़, अगर अपन इस हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल काम में आए। हमें पता है p ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, px, py, pz। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस प्लेन में मैं बात कर रही हूँ उसको मैं क्या ले रही हूँ, x और y। ठीक है, ये जो मेरा प्लेन है वो कैसा प्लेन है, ये वाली x और ये वाली लाइन y है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन नंबर 1 से, कार्बन नंबर 1, 2 और 3। तो मैंने आपको बोला कि लाइक ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1, कौन है ये, कार्बन नंबर 1। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे लाइज कर रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अगर हम ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें तो किस तरीके से दिखता है, ऐसा होता है हमारा ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड तो इस तरीके से बनते हैं और एक p ऑर्बिटल। क्यों, देखो इस बॉन्ड को बनने के लिए यहाँ पे मैंने काम में ले लिया s, px और py। 2 p काम में आ गए, एक s काम में आ गया, बचा कौन सा, pz वाला। ठीक है, तो अगर हमारे स्ट्रक्चर ये है तो ऐसे बना हुआ है बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे ये और ये जो pz है वो क्या है, खाली, मतलब सामने और पीछे वाला जो pz है वो क्या है, खाली है। इसका मतलब यहाँ पे एक pz खाली है, जिसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल आ रहा है इसका sp वाला। ठीक है, तो हमें पता है sp ऑर्बिटल अगर हम बात करें 2 नंबर वाला, तो क्या करेगा, एक सिग्मा बॉन्डिंग भी दिखाएगा और दोनों तरफ पाई बॉन्डिंग दिखाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस वाली बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने सिग्मा बॉन्डिंग दिखा दी, कौन से x में दिखा दी, px वाले में ही दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका, p ऑर्बिटल कौन सा वाला काम में आ गया, px वाला काम में आ गया। अब देखो इसको पाई ऑर्बिटल के लिए क्या चाहिए, पाई बॉन्डिंग के लिए इसे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिएगा खाली। तो ये क्या करेगा, इसकी बात करें अपन sp की, तो एक p ऑर्बिटल काम में आ गया तो 2 p बाकी हुए,
अगर इसने यहाँ पे px काम में ले लिया तो इसके पास कौन कौन सा बचा, इसके पास कौन कौन सा बचा बेटा, py और pz इसके पास खाली है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से 2 p ऑर्बिटल क्या है इसके पास, खाली है। तो वो कैसे होंगे, जैसे मान लो कि एक बॉन्डिंग तो हो गई py वाली इस तरीके से, ठीक है। फिर एक p और बाकी है, कौन सा वाला, p, एक मिनट, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल था हमारा, pz। तो अब इसके पास ये तो pz बन गया, बाकी कौन सा बचा, py वाला। तो इसको मैं येलो से ड्रॉ कर देती हूँ, वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब जब ये पाई बॉन्डिंग होगी तो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्डिंग तो इस तरीके से होती है, ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड के लिए ये दोनों जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के क्या आने चाहिए, सामने आने चाहिए, ठीक है, पैरेलल पोजीशन में होनी चाहिए, ताकि ये दोनों क्या कर सके, आपस में ओवरलैप कर सके। तो यहाँ पे देखो pz है, तो इसके सामने वाला ऑर्बिटल कौन सा चाहिए, py वाले को थोड़ी काम में ले लेगा वो। अगर ये pz खाली है तो सामने भी कौन सा ऑर्बिटल चाहिए, pz ही चाहिए। अगर py ले लिया तो ये वाली कंडीशन रहेगी, तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी, ओवरलैपिंग होगी नहीं। तो क्या चाहिए हमें, py ऑर्बिटल, सॉरी pz। तो किस तरीके से ओवरलैप करेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो सेकंड बॉन्ड बनाई है, कौन सा बना लिया बेटा, पाई बॉन्ड इसने बना लिया। तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में एक सिग्मा बॉन्डिंग हो गई और एक पाई बॉन्डिंग हो गई। पाई बॉन्डिंग में इसने कौन सा ऑर्बिटल काम में ले लिया, pz वाला काम में ले लिया, ठीक है। अब इसके पास नेक्स्ट बचता है py वाला खाली। अब इस कार्बन में नेक्स्ट एटम कौन सा आ रहा है बताओ, अगला दोबारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला आ रहा है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट एटम में पहली बॉन्डिंग कौन सी होगी, सिग्मा होगी, सिग्मा तो प्लेन में ही है, ये लो, ठीक है। ये कौन सी वाली बॉन्डिंग हो गई, सिग्मा, x के x प्लेनिंग में हो गई, इसका मतलब इसका px ऑर्बिटल काम में आ गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अभी भी इसके पास इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो यहां से इसने एक तो कर ली सिग्मा बॉन्डिंग, अब इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। ये जो कार्बन 3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, s और px तो काम में ले लिया, और py और pz की क्या स्टोरी है वो समझते हैं, ठीक है। अब तक इसकी s और px से बॉन्डिंग हो गई। अब इसके पास 2 ऑर्बिटल और खाली है, ठीक है, खाली नहीं, अभी अपन समझ रहे हैं इसको। अब क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग के बाद में अगर इस कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में इसको करनी है कौन सी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, तो बेटा यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि pz ऑर्बिटल तो ऑलरेडी कार्बन फर्स्ट के साथ बॉन्डिंग में काम आ गया। अब इसके पास खाली ऑर्बिटल कौन सा बचा, py वाला बचा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये इस तरीके से होती तो हम क्या बोलते कि ये xy प्लेन के अंदर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसका z वाला ऑर्बिटल कहाँ होता, बाहर की तरफ होता, ऐसा ही होता। लेकिन z वाला ऑर्बिटल अगर बाहर की तरफ हुआ तो जो खाली py वाला बचा है, क्या वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, pz और py की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस स्ट्रक्चर को पाई बॉन्डिंग करने के लिए घूमना पड़ेगा कौन से प्लेन में, कि y पे खाली ऑर्बिटल आ जाए। तो जब ये मॉलिक्यूल अपने आप को पाई बॉन्डिंग के लिए इस तरीके से घुमाएगा, लाइक वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे है, उसको इसे क्या करना पड़ेगा, y प्लेन में लाना पड़ेगा, ताकि ये बॉन्डिंग इस y वाले के साथ क्या कर सके, ओवरलैप कर सके। तो स्ट्रक्चर कैसे आ गई, देखो इस तरीके से आ गई। जो पहले यहाँ पे इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। प्लेन के बाहर आ गए दोनों बॉन्ड। क्यों हुआ ये, क्योंकि कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होनी बाकी है, पाई वाली के लिए इस वैकेंट ऑर्बिटल को py प्लेन में आना पड़ेगा, z वाले से काम नहीं चलेगा। तो जैसे ही इस ऑर्बिटल को, जो वैकेंट ऑर्बिटल था, उसको हम घुमा के y वाले में लाएंगे, तो ये जो दोनों साइड के बॉन्ड थे वो भी क्या कर जाएंगे, घूम जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दोनों प्लेन थे वो क्या हो गए बेटा, प्लेन के बाहर आ गए। ये जो बॉन्ड था ये दोनों कैसे हो गए, इस तरीके से हो गए। जैसे ऑर्बिटल घूमा, ये जो दोनों हाइड्रोजन थे ये प्लेन के
बाहर आ गए, आगे और पीछे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल हमने काम में ले लिए, एस, पी एक्स और पी वाई काम में आ गया। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग घूमने की वजह से ये जो दोनों हाइड्रोजन थे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इस तरीके से, जबकि ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन तो इस प्लेन में ही है, लेकिन जो उस वाले के हाइड्रोजन है वो कैसे है, प्लेन के बाहर है, आगे और पीछे की तरफ। ठीक है, इसे एक इजी वे में लेते हैं। अब तक जितनी रामायण हुई याद भी नहीं रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो लिटरली इसका रीजन समझना चाहते हैं, लेकिन जिसे नहीं समझ में आया वो इसे देखो, इस स्ट्रक्चर को। अगर मैं इसे समझाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। लाइक ये एक्स प्लेन था, ये वाई। ठीक है, हमारे पास प्लेन है ये वाला, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 1, 2 और 3 है। जैसे मान लो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 है। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये लो, इस तरीके की बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे आ गए हाइड्रोजन और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसका जो पाई बॉन्ड होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेन में है। sp2 हाइब्रिडाइज प्लेन में होता है, मैंने आपको अभी भी दिखाया था। ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके पास कौन सा खाली है, pz खाली है। तो अब जब हम इसकी नेक्स्ट बॉन्डिंग करेंगे तो pz वाला क्या करेगा, प्लेन के बाहर आ जाएगा। बाहर बोले तो ऐसा दिखेगा, देखो ये वाला pz पाई बॉन्ड बन गया प्लेन के बाहर आके। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब नेक्स्ट कार्बन 3 की हम बात करें तो वो भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके अंदर एक बॉन्ड बन गया सिग्मा। अब जब नेक्स्ट पाई बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एक ऑर्बिटल था p, मान लो कि यहाँ पे ये वाला pz था, तो इसके वाला भी pz तो काम में आ गया। अब बचा कौन सा, py वाला बचा। तो हमारा जो प्लेन है वो कैसा है, एक्स वाई है। इसका मतलब इसका जो y ऑर्बिटल है वो काम में आएगा। y ऑर्बिटल काम में आएगा मतलब प्लेन में ही रहेगा वो बॉन्ड। तो वो कैसे बन रहा है, इस तरीके से ये ऑर्बिटल बन गया इसके प्लेन के अंदर ही। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑर्बिटल पी वाई के साथ ओवरलैप किया तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, ये जो बॉन्ड है ये प्लेन में ना रह के क्या करेंगे, घूम जाएंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों घूम जाएंगे और प्लेन के बाहर निकल जाएंगे। लाइक ये बनेगा एक बॉन्ड और ये सेकंड। ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसी दिखेगी। इसका मतलब आप इसे याद कैसे करोगे, दो बॉन्ड प्लेन के अंदर है इस वाले प्लेन में, तो क्या होगा, अगला p ऑर्बिटल इस तरीके, अगला p, जैसे मान लो ये दो प्लेन के अंदर है तो अगला p ऑर्बिटल कैसे होगा, इस तरीके से। ये दो हाइड्रोजन और अगला प्लेन कैसे है, इस तरीके से। ठीक है, फिर अगला ये नेक्स्ट वाला क्या होगा, अगेन प्लेन के अंदर आएगा और दूसरे हाइड्रोजन क्या करेंगे, प्लेन के बाहर निकल जाएंगे। तो किस तरीके से बना, हाइड्रोजन इस प्लेन में, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे, नेक्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके लेटे हुए, और जो बॉन्ड है वो कैसे बन जाएंगे, ऊपर और नीचे प्लेन के बाहर। ठीक है, तो देखो अब इसे याद कैसे करोगे, हमें क्या करना है, इसकी एक ट्रिक निकालेंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। फिलहाल अगर आप समझ गए कि अगर इसके दो हाइड्रोजन प्लेन में है तो दो डबल बॉन्ड के बाद में क्या हो जाएंगे, अगले दो हाइड्रोजन जो है वो प्लेन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई, एक बार फिर से देख लो। ये दो हाइड्रोजन प्लेन में है, फिर क्या हुआ, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर अगेन ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर हाइड्रोजन दोबारा प्लेन के बाहर निकल लिए। ठीक है, ये देखो। ओके, ये किसकी बात कर रहे थे हम, हमारी एलीन के अंदर
अगर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कौन आ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बन रही है, डबल बॉन्ड किस में आ रहे हैं, इवन नंबर में आ रहे हैं। हमने एक एलीन बनाई, अगर इसमें डबल बॉन्ड कैसे हैं, इवन नंबर में है, तब ऐसी स्टोरी चलती है इवन वाले में। लेकिन अगर हम बात करें ओड की तो क्या हो जाएगा, और ओड की बात करने से पहले इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते इवन वाले को, वो देख लो, ये इसकी रियल स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से ड्रॉ होता है ये, ठीक है। इसमें 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर है, 2 बॉन्ड प्लेन के बाहर आते हैं। कब, जब डबल बॉन्ड कैसे हो, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तब। लेकिन अगर ओड होगा तो क्या होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तब ये वाली स्टोरी चलती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो बॉन्ड को भी शिफ्ट होना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, ओड नंबर वाली एलीन की, तो क्या होगा, देखो, जैसे मान लो सेकंड सिचुएशन ये है कि एलीन में कौन है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो देखो वो कैसे बनेगी। हमें क्या करना है, एक प्लेन एज्यूम करना है एक्स वाई पे, ये हमारे पास प्लेन है, इसको बना दो। देखो चीज़ें आपने पहले ही समझ ली है, अब जस्ट मैं आपको शॉर्ट में ये डायग्राम बताऊंगी। लाइक हमारे पास इस तरीके का प्लेन है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एल्कीन का, एलीन का मतलब क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर होगी ये वाली, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस बार 3 बार कार्बन डबल बॉन्ड जाएंगे और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। अब हमें देखना है कि क्या स्टोरी होती है। कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो पहले 4 कार्बन एज्यूम कर लेते हैं इस प्लेन के अंदर, 1 2 3 4। यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp sp sp2 और इसका sp2। ये बात बार बार नहीं बतानी पड़े, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हमें इसके अंदर दिखाना है इसी चीज़ को, तो क्या करेंगे बेटा, हमने मान लिया कि ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हाइड्रोजन इस तरीके से बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। फोर्थ वाला क्या करेगा, इसके पैरेलल होगा तो प्लेन के बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, प्लेन के बाहर, ये p ऑर्बिटल बन गया प्लेन के बाहर, ठीक है। पाई बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई। कौन सी वाली पाई बॉन्डिंग, कौन सी वाली पाई बॉन्डिंग हो गई, एक्स वाई प्लेन में था, ये कौन सी वाली है, पी जेड वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली अगर पाई बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी बेटा, प्लेन के अंदर होगी। मैंने आपको बताया था पिछले वाले स्ट्रक्चर में कि अगर एक पी ऑर्बिटल ऐसे पाई बॉन्डिंग कर रहा है तो सेकंड वाला कैसे करेगा, इस तरीके से करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला क्या करेगा, ये पी वाई कर रहा है तो ये कौन सी वाली दिखाएगा, पी एक्स वाली दिखाएगा। तो पी एक्स मतलब प्लेन के अंदर ही, ये देखो कौन सी वाली है ये, पी एक्स। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्सक्यूज मी, ये देखो, कौन सी है ये, पी एक्स। अब अगले वाला ऑर्बिटल अगेन कैसे होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, पाई बॉन्ड, जो इनके पाई बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से होती है, एक प्लेन में, एक प्लेन के बाहर, अगेन प्लेन में, फिर प्लेन के बाहर, फिर प्लेन में, फिर प्लेन के बाहर, ठीक है। तो ऐसे बॉन्डिंग चलती है इनकी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर एक बॉन्डिंग ऐसे इसकी ऐसे हो गई, लाइक प्लेन के बाहर हो गई, मतलब ऐसी हो गई, तो ये वाली कैसी होगी, ऐसी। नेक्स्ट वाली अगेन कैसी होगी, ये ऐसी थी, ये ऐसी हुई, तो अगली वाली इस तरीके से होगी अगेन। तो बना दो इसको, ये भी प्लेन के बाहर है, ठीक है।
तो ये जो प्लेन के बाहर आई है तो ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, प्लेन के अंदर बनेंगे। कैसे बनेंगे, प्लेन के अंदर बनेंगे। तो इस बार ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो किस तरीके से ड्रॉ हो रहे हैं, इस तरीके से। देखो ओड नंबर डबल बॉन्ड है जिसमें पहले अपने प्लेन के अंदर आ गए हाइड्रोजन, फिर पाई डेंसिटी प्लेन के बाहर, फिर अगली वाली पाई डेंसिटी प्लेन के अंदर, फिर नेक्स्ट वाली प्लेन की डेंसिटी अगेन इसके बाहर। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ वाले की जो पाई डेंसिटी थी वो कैसी थी, दोनों की प्लेन के बाहर थी। तो ऑर्बिटल दोनों कैसे होंगे, प्लेन के अंदर होंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन किस तरीके से आ जाएंगे, इसी प्लेन के अंदर आ जाएंगे। तो आपको कैसे चलाना है, लाइक हाइड्रोजन ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, अगली वाली इसके परपेंडिकुलर, अगली वाली इसके परपेंडिकुलर, और फिर से हाइड्रोजन। इसका मतलब मेरे स्टार्टिंग वाले हाइड्रोजन भी इसी तरीके से थे और आखिरी वाले भी इस तरीके से। मतलब दोनों के दोनों जो लोब है, ये कार्बन 1 और कार्बन 4 के हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, दोनों प्लेन में है। जबकि ओड वाले में अपन ने क्या देखा था, देखो ओड वाले में हमने क्या देखा था, प्लेन के बाहर देखा था। कैसे, अगर ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के बाहर, अगली वाली डेंसिटी प्लेन के अंदर, तो हाइड्रोजन कैसे हो गए, प्लेन के बाहर। तो आपको ऐसे याद करना है, हाइड्रोजन से काउंट करना स्टार्ट करना है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक करते हुए आना है परपेंडिकुलर एक दूसरे के। एलीन्स के अंदर ऐसा करना है, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर, डेंसिटी बाहर, अगली डेंसिटी अंदर, इस बार हाइड्रोजन प्लेन के बाहर। तो स्टार्ट किया था मैंने हाइड्रोजन अंदर से स्टार्ट किया था और खत्म किस पे हुआ, बाहर से। ये सिचुएशन कब आती है, जब कौन हो, डबल बॉन्ड कैसे हो बेटा, इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और अगर ओड नंबर में होंगे तो कैसी सिचुएशन आएगी, आपको पता ही है, हाइड्रोजन प्लेन में, डेंसिटी बाहर, अगली डेंसिटी प्लेन में, उसकी अगली डेंसिटी बाहर, तो हाइड्रोजन प्लेन में। तो दोनों हाइड्रोजन कैसे आए, प्लेन से स्टार्ट किया था और प्लेन पे ही खत्म हुआ है, तो दोनों के दोनों प्लेन में है। तो अब इसकी ट्रिक क्या निकलती है, अब ये चीज़ आप कर करके थोड़ी देखोगे बार बार, बताओ, नहीं करके देखोगे ना। तो इसका एक साथ में कंक्लूजन दे देती हूँ मैं आपको, क्या निकल के आया, देखो एलीन्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उसमें हो सकता है ओड नंबर में कौन, डबल बॉन्ड, और या क्या हो सकता है, इवन नंबर में डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे ओड नंबर में डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, अब आप पीछे एक चीज देखो, अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन से शुरू होके प्लेन पे खत्म। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कैसी है बेटा, प्लेनर। और अगर ओड वाले की बात करें इसकी, तो अगर हाइड्रोजन प्लेन में है तो वो वाले हाइड्रोजन कैसे हैं, प्लेन के बाहर है, ये देखो। तो ये कैसी है, नॉन प्लेनर। क्या है, नॉन प्लेनर। तो इस ट्रिक के अंदर हमें क्या करना है, अगर ओड नंबर में डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर कैसी है, प्लेनर। और अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, नॉन प्लेनर। ये आपको याद रखनी है चीज, भले ही आप पीछे वाली चीज ना पढ़ो, वो चीज समझने के लिए थी, ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये कंक्लूजन इसका याद रखना है। अब कहानी आती है एक इंटरेस्टिंग मोड पे। हमने क्या बोला था कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से शो करेंगे, ऑप्टिकल कौन से करेंगे, और एलीन्स दी जाती है क्वेश्चन में। तो एलीन्स क्यों दी जाती है, इसमें से क्या स्पेशलिटी है, तो देखो एलीन्स जो होती है ना वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दिखा सकती है और ज्योमेट्रिकल भी दिखा सकती है, ठीक है। अब कब वो ऑप्टिकल दिखाती है, कब वो ज्योमेट्रिकल दिखाती है, तो अगर उसके अंदर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो क्या दिखाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या दिखाती है बेटा,
जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की शर्त क्या क्या पढ़ी थी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और सेकंड एक ही न्यूक्लियाई के दोनों बॉन्ड क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो जीआई दिखाने के लिए ये तो सफिशिएंट कंडीशन है कि ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, लेकिन सेकंड ये चाहिए कि जो ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बाद जो लास्ट में कार्बन पे जुड़े हुए एटम्स आ रहे हैं ना, वो एक ही न्यूक्लियाई के डिफरेंट एटम होने चाहिए। तब जाके क्या दिखाएगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगी। कब? जब ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या हो? डिफरेंट हो। तो सिर्फ जीआई लिख के नहीं छोड़ना, यहां पे लिखना है परंतु, मतलब बट। कब दिखाएगी? बोथ एटम शुड बी डिफरेंट ऑफ अ न्यूक्लियाई। एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम होने चाहिए डिफरेंट। इसका मतलब ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चलेगा, उसके बाद ये जो दोनों एटम हैं ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। तब क्या दिखाएगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगी। लेकिन अगर वो इवन नंबर में है तो स्ट्रक्चर कैसी है? नॉन प्लेनर। क्या दिखाएगी? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या शो करेगी बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी यहां पे। लेकिन हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या पढ़ लिया अब तक? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, या फिर उसमें किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तब वो क्या दिखाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए? प्लेन एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तब ये क्या दिखाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है? बट क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मॉलिक्यूल होना चाहिए। या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए भाई, या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। तब जाके ये कंपाउंड जो एलीन्स है ये क्या दिखाते हैं? जीआई और ऑप्टिकल शो करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अब तक जो पढ़ा था उसके कंक्लूजन पे हम लोग आ गए। आपके काम की चीज़ ये लास्ट वाली टेबल ही है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए थी, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलके ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमें फिर भी अगर याद नहीं आए, मान लो कि मुझे ये तो पता चल गया कि कंपाउंड जीआई भी दिखाता है, ऑप्टिकल भी दिखाता है, चलो ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं एग्जाम में भूल जाती हूँ कि भाई ओड वाला जीआई एक्टिव था कि इवन वाला था। तो आप क्या करोगे? इसको कहाँ से कनेक्ट करोगे? तो आपने एक चीज़ देखी होगी ना कि जब मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल्स बता रही थी, इसके बारे में बता रही थी, तो मैंने क्या बोला था कि क्या चाहिए हमें? एक सिंगल बॉन्ड रोटेशन और दोनों एटम डिफरेंट, यही बोला था। इस तरीके के एग्जाम्पल करवाए थे। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसा है? एक है, नंबर में क्या है? एक, मतलब ओड, तभी तो जे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप ये चीज़ याद ना कर पाओ कि ओड वाला दिखाएगा कि इवन वाला दिखाएगा, यहाँ कंफ्यूज हो, तो आपको क्या करना है? जीआई के बेसिक स्टेप पे आना है, जिसमें एक डबल बॉन्ड जो है अकेला क्या दिखा रहा है? जीआई शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक है वो क्या है? ओड। तो ओड से ओड कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। ये एक ट्रिक थी जो मैं अपने लिए यूज़ करती थी, आज से ये आपकी हुई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आपके प्रीवियस ईयर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसी पैटर्न पे, तो आपको उसका आंसर मुझे देना है, ठीक है।
तो बताओ कौन सा कंपाउंड हो सकता है इसमें जो कि जीआई एक्टिव हो? ठीक है, समझते हैं। देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ठीक है, इसमें कैसे हैं डबल बॉन्ड? इवन नंबर है। इवन नंबर जीआई एक्टिव होते हैं क्या? नहीं, ओआई एक्टिव होते हैं। हमें क्या चाहिए? जीआई एक्टिव, तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला देखो, ये तो क्या कोई आइसोमर भी शो कर रहा है? ये जो कंपाउंड है इसमें केवल क्या है, ये कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। कम से कम इस एटम पे भी ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए था, तब वो जीआई दिखा सकता था ना। बट अभी तो कुछ नहीं है, तो नहीं, ये भी नहीं दिखाएगा। इसकी बात करो तो क्या हो सकता है? यहाँ पे तो इवन नंबर डबल बॉन्ड आ गए कंटिन्यू। बेटा जब डबल बॉन्ड कंटिन्यू आते हैं ना, उसको क्यूमुलेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड भी बोलते हैं। तो आप पीछे इस चीज़ में लिख सकते हो कि जो एलीन्स होती है इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड एलीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे वापस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड कंटिन्यू है लेकिन इवन नंबर में है, तो इस साइड से तो जीआई नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल दिखाएगा। अब अगर इस एक सिंगल डबल बॉन्ड की बात करें जो अलग से है, तो ये दिखा सकता था, लेकिन ये जो दोनों ग्रुप है वो क्या आ गए? सेम आ गए। तो जैसे ये सेम आए तो क्या ये अब जीआई दिखाएगा? नहीं शो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यू ओड नंबर में डबल बॉन्ड आ रहे हैं और इसके दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट भी है। एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन, इसमें एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड जो है वो जीआई एक्टिव है। तो आंसर क्या चला गया? फोर्थ। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड हमारा, क्या चीज? जिसका नाम है स्पाइरल्स। क्या नाम है? स्पाइरल कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा स्पाइरेंस। देखो ये कंपाउंड डिट्टो एलियंस की तरह ही है, बस स्पाइरेंस कौन होता है उसको समझेंगे और वो की वो चीज़ें अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। स्पाइरेंस होते हैं जैसे मान लो कि रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, स्पाइरन मतलब है रिंग्स है कुछ जो आपस में जुड़ी हुई है, किससे? एक कॉमन कार्बन से। इस तरीके से जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, किससे जुड़ी हुई है? एक कॉमन कार्बन से जुड़ी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरेंस, इस स्ट्रक्चर को। और ये जो कार्बन होता है कैसा होता है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये भी कैसा है? sp3। ये भी कैसा है? sp3। इस स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कितनी रिंग्स चाहिए? 2। स्पाइरेंस के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? 2। उसके आगे जितनी भी चाहो उतनी ले लो। ठीक है, बट एटलीस्ट 2 रिंग होनी चाहिए जो कि कॉमन कार्बन से, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उससे जुड़ी हुई हो, तो वो क्या होती है बेटा? स्पाइरेंस होती है। ठीक है, अब हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसी क्या ज़रूरत है यहाँ पे बात करने की? तो इससे भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपकी एलीन से पूछी जाती है। ठीक है, इसे वैसे ही समझना होता है जैसे आपकी एलीन है डिट्टो, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3 है। तो चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन रहा होगा। अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, तो कैसा होता है वो? ऐसा दिखता है लाइक ये कार्बन, इसके 2 बॉन्ड होंगे प्लेन में और 2 बॉन्ड कैसे होंगे? प्लेन से बाहर होंगे। इस तरीके का होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इससे देखो, हमारे पास है ये एक कार्बन, ये कार्बन है और ये साइड के एटम्स। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। तो कैसे होंगे ये?
इसके दो बॉन्ड तो है मेरी तरफ, देखो ये जो दो बॉन्ड है ना ये कैसे हैं, मेरी तरफ, कैसे, प्लेन में, इस तरीके से, और दो बॉन्ड है आपकी तरफ, लेकिन कैसे, इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो इस एटम के अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, दो बॉन्ड है मेरी तरफ इस प्लेन में, अगर मेरा प्लेन ये है तो दो बॉन्ड मेरे पास इस प्लेन के अंदर है, और बाकी दो बॉन्ड कैसे है, प्लेन के बाहर, ऊपर और नीचे आपकी तरफ। समझ में आया? और भले ही आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि दो बॉन्ड मेरी तरफ है, अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन में इस तरीके से दो बॉन्ड मेरी तरफ, और दो बॉन्ड है आपकी तरफ बट प्लेन के बाहर, इस तरीके से। ये कौन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला एक एटम होता है। अब हम बात करते हैं स्पाइरेंस की। तो स्पाइरेंस में ऐसा क्या हो रहा है, देखो अगर इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर ये दो कार्बन प्लेन में है इस तरीके से, तो अगले दो कार्बन प्लेन के बाहर होंगे, है ना। अगर एक ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है तो अगला कैसे होगा, सामने और पीछे की तरफ। ये जो रिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी। अब जब इसको नेक्स्ट कार्बन से रिंग बनानी है तो आपको पता है अगर रिंग के ये बॉन्ड ऐसे हो रहे तो अगले वाले भी ऐसे ही होने चाहिए, तभी तो ओवरलैपिंग होती है। तो क्या होंगे, ये बॉन्ड अगले ऐसे हैं। तो इस कार्बन के जो मेरे पास बॉन्ड आ रहे थे, ये वाले आए ऐसे, तो अब ये जो नेक्स्ट जाएंगे वो कैसे जाएंगे, प्लेन के बाहर। तो अगली जो रिंग बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और फिर अगर ये रिंग इस तरीके से बनी है तो अगले हाइड्रोजन लेटे हुए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो, स्पाइरेंस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, किस तरीके से, जैसे मान लो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे दो हाइड्रोजन, ये वाले, ठीक है। अगली जो रिंग बनी, अगर हाइड्रोजन इस तरीके से थे तो रिंग कैसी है, इस तरीके से। देखो अगर हमारे ये जो हाइड्रोजन थे वो इस तरीके से हैं तो रिंग कैसी बनी है, ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली रिंग कैसे बनेगी, अगर ये पहली रिंग लेटी हुई बनी है तो अगली वाली कैसी बनेगी बेटा, खड़े हुए बनेगी। दिख रही है आपको, अगली वाली रिंग कैसे बनेगी, खड़े हुए। ये वाली रिंग ऐसे बनी है, अगली वाली रिंग इस तरीके से। तो जब ये रिंग लेट रही है तो हाइड्रोजन कैसे जा रहे हैं, सामने की तरफ, है ना, मतलब सामने और पीछे की तरफ। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी बनी, हाइड्रोजन ऐसे, रिंग इस तरीके से, अगली वाली रिंग इस तरीके से, और अगले हाइड्रोजन ऐसे लेटे हुए। जस्ट आपको एलीन जैसी फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पे, किस तरीके से, वहाँ पे भी ऐसे हो रहा था। अगर ये डबल बॉन्ड प्लेन में तो रिंग कैसी, प्लेन के बाहर, अगली रिंग प्लेन के अंदर, तो अगले कौन है, ये जो दोनों एटम वो प्लेन के बाहर। कौन सी सिचुएशन में है, 1 और 2, इवन नंबर ऑफ एल्किन है, तब ये कहानी हो रही है, जो कि आप इससे आराम से देख सकते हो। क्या हो रहा है कि अगर एक रिंग यहाँ पे प्लेन के अंदर है तो अगली वाली कैसी है, प्लेन के बाहर बन रही है। देखो अगर ये कार्बन नंबर रिंग नंबर 1 है तो ये वाली रिंग नंबर 2 है, ठीक है। ये दोनों रिंग एक दूसरे की कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर है। अगर ये रिंग ऐसी है तो अगली वाली लेटे हुए है, ठीक है। तो इसके जो बॉन्ड है वो ऑटोमेटिक इस तरीके से हो जाएंगे, बोर्ड के पैरेलल, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एलीन जैसी फीलिंग सी आ रही है, जैसे कि उसके अंदर हमने क्या किया था, इस तरीके से एक प्लेन बनाया था, इस तरीके से एक प्लेन बनाया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा प्लेन है XY। अब यहाँ पे कैसे होगी बेटा बॉन्डिंग, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कोई रिंग है। अब अगर ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में हैं तो रिंग कैसी होगी, प्लेन के बाहर। रिंग कैसी है, प्लेन के बाहर, तो अगली वाली भी कैसी होगी बेटा, प्लेन के बाहर ही होगी। ये अपनी एक रिंग बन गई। नेक्स्ट वाली कैसी होगी, प्लेन के अंदर, इस तरीके से। बॉन्ड प्लेन के अंदर, रिंग प्लेन के बाहर, अगली रिंग प्लेन के अंदर, तो बॉन्ड कैसे होंगे, प्लेन के बाहर। ये देखो
समझ में आई? यह स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है, ठीक है। और अगर ओड होगी तो क्या हो जाएगी कहानी, अगर हाइड्रोजन प्लेन में तो अगली रिंग प्लेन के बाहर, उसके अगली प्लेन के अंदर, उसके अगली प्लेन के बाहर, तो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। यहाँ से शुरू करते हुए हमें बॉन्ड को मूव करवाना है और हमें इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो ओड वाला भी देख लेते हैं एक बार। नंबर 1, नंबर 2 इवन नंबर ऑफ स्पाइरन्स है यहाँ पे, तो ये स्टोरी चल रही है। अगर ओड होगा तो क्या हो जाएगा, ओड में ये जो एलिन्स है कैसे दिखेगी, ऐसे। एलिन्स क्या मतलब, आपकी स्पाइरन रिंग जो है वो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। ये दो एटम्स, तो ये किस तरीके से बनेगी, एक रिंग प्लेन के अंदर, अगली वाली बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ये हमारा प्लेन है, एक्स और वाई। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और रिंग आएगी। अगर ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है तो रिंग कैसी होगी, प्लेन के बाहर। इस रिंग को कंटिन्यू करने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, प्लेन के बाहर ही होना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो रिंग है वो कैसे चली जाएगी फिर, प्लेन में। उसके नेक्स्ट वाली को क्या होना पड़ेगा, प्लेन के बाहर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से होती है बॉन्डिंग। अगर ये वाली प्लेन के बाहर है तो जो नेक्स्ट एटम है वो कैसे होंगे बेटा, प्लेन में होंगे। इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन प्लेन में, रिंग प्लेन के बाहर, अगली वाली रिंग प्लेन में, उसके अगली वाली प्लेन के बाहर, फिर जो हाइड्रोजन है वो प्लेन में। इसका मतलब ये जो लास्ट वाले थे और ये जो स्टार्टिंग वाले थे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर रिंग ओड नंबर की है तो स्ट्रक्चर क्या बन रही है इसकी, प्लेनर। लेकिन अगर रिंग जो है वो इवन नंबर की है तो स्ट्रक्चर क्या बन रही है, नॉन प्लेनर। ये चीज कहीं सुनी सुनी सी लग रही है ना, ओड इवन, क्या कहानी थी, ओड है तो स्ट्रक्चर प्लेनर, इवन है तो स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर। और ये चीज किस में होती है, स्पाइरेंस में होती है। तो भले ही मैं यहाँ एलिन्स बोल दूं, भले ही मैं यहाँ पे स्पाइरेंस बोल दूं, कहानी क्या है, सेम। इवन और ओड की स्टोरी क्या है, एकदम सेम, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो भले ही मैं डबल बॉन्ड लूँ, भले ही मैं रिंग लूँ, ठीक है, वो भी इसी प्रोसेस पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक और लिख लेते हैं, क्या, डबल बॉन्ड या रिंग, दोनों साथ में भी चले ना तब भी यही स्टोरी रहेगी। इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन। क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्काइलिडीन। और यहाँ पे सेम कहानी चलती है, डिट्टो। तो एल्काइलिडीन्स के बारे में और इसके क्वेश्चंस हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं, जस्ट हमने ये देखा है कि एलिन्स के डबल बॉन्ड और स्पाइरेंस की रिंग इवन है कि ओड। अगर वो ओड है तो ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगी। शर्त क्या होनी चाहिए, दोनों ग्रुप जो उससे जुड़े हैं वो होने चाहिए डिफरेंट। और अगर स्पाइरेंस की बात करें तो स्पाइरेंस के अंदर क्या होना चाहिए, रिंग अगर ओड है तो क्या होगी, ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगी, और अगर इवन होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। बट दोनों की शर्तें अलग अलग है। ज्योमेट्रिकल के लिए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ऑप्टिकल के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये कंपाउंड इस तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव और ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स शो करते हैं।
अब इसके क्वेश्चंस, इन दोनों के मिक्सिंग के क्वेश्चंस और बाइफिनाइल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए बाय बाय।